दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे BHU BCom एंट्रेंस 2018 के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये देखिए 2018 का पेपर हमारा है। 2018 सेट 1 2018 सेट 1 का डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। प्रबंधकीय कार्यों का कौन सा सही क्रम है? पहला ऑप्शन है नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण। सेकंड ऑप्शन है नियोजन, संगठन, निर्देशन, स्टाफिंग, समन्वय, नियंत्रण। थर्ड ऑप्शन है नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण। फोर्थ ऑप्शन है नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, स्टाफिंग, नियंत्रण। तो आइए समझते हैं हम लोग कि सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है। तो सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन में सबसे पहले जो होता है वो हमारा होता है प्लानिंग, फिर हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर हमारा होता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो देख लीजिए चार ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्री रन डायरेक्शन मीन्स, माने हिंदी में क्या है इसका, निर्बाध निर्देशन से अभिप्राय है। तो फ्री रन का मतलब होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय को छोड़ देता है कि वो अपने मन से डिसीजन ले सके जो सही हो। तो एम्प्लॉय अपने मन से अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो उसको हम लोग फ्री रन डायरेक्शन कहते हैं। तो दूसरे का ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, अर्थात जो उचित हो वह करें। क्वेश्चन नंबर 3, एक संगठन जो सेवाओं के क्रय विक्रय में संलग्न है उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है व्यावसायिक संगठन, दूसरा ऑप्शन है व्यापारिक संगठन, थर्ड है वाणिज्यिक संगठन, फोर्थ है औद्योगिक संगठन। तो कोई भी संगठन जो सेवाओं के क्रय विक्रय में संलग्न होता है उसको हम लोग कहते हैं व्यापारिक संगठन। तो थर्ड का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कारक निर्देशन की तकनीक के चयन को प्रभावित नहीं करता है? पहला ऑप्शन है अधीनस्थों की प्रकृति, सेकंड कार्य की प्रकृति, थर्ड है ग्राहकों की प्रकृति, फोर्थ है समान पदियों की प्रकृति। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का प्रारूप अनूठे विचारों का सर्वोत्तम उपजाऊ स्थल है? पहला ऑप्शन है परियोजना संगठन, सेकंड कार्यात्मक संगठन, थर्ड कमेटी संगठन, फोर्थ मैट्रिक्स संगठन। तो 5 का हमारा ऑप्शन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, CPM विकसित हुआ। पूछ रहा है कि CPM जो है कहाँ पे विकसित हुआ। ऑप्शन है हमारा पहला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा है जापान, थर्ड है जर्मनी, फोर्थ है फ्रांस। तो हमारा जो छठवें का ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, अर्थात CPM का जो विकास हुआ था वो हमारा USA में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हम लोग इसका समझ लेंगे कि CPM का पूरा नाम क्या होता है। तो CPM का पूरा नाम जो है हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। यहाँ पे देखिए हमारा जो CPM लिखा है इसका पूरा नाम हो जाएगा हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्रबंध का आशय निर्णयन से। यह कथन है, ये हमारा दिया है डिफिनेशन कि मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। ये किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन है मूरे का, साइमन का, डेविस का, एप्पले का। तो ये जो डिफिनेशन है ये हमारा मूरे का है। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुदृढ़ विभागीकरण का तत्व नहीं है? क्या पूछ रहा है? सुदृढ़ विभागीकरण का तत्व नहीं है। तो नियंत्रण पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा समन्वय, तीसरा विशिष्टीकरण, चौथा पर्यवेक्षण। तो जो नियंत्रण होता है वो तो तत्व होता है, दूसरा समन्वय भी होता है, तीसरा विशिष्टीकरण भी होता है। ये जो तीनों होते हैं वो सुदृढ़ विभागीकरण के तत्व होते हैं। हमसे यहाँ क्या पूछा गया कि नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं क्या होता है? तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुपरविजन अर्थात पर्यवेक्षण।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रतियोगियों के संभावित क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध द्वारा भावी क्रियाकलापों के प्रतिपादन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन कार्यक्रम, सेकंड ऑप्शन उद्देश्य, थर्ड ऑप्शन नीति, फोर्थ ऑप्शन रणनीति। तो जो इसका 9वें का ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो फोर्थ हो जाएगा रणनीति, मतलब स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। भविष्य के बारे में कुछ भी अगर हम लोग डिसाइड करते हैं, अर्थात कंपटीटर को देख के, प्रतियोगियों को देखते हुए, तो प्रतियोगियों को देखते हुए अगर कोई भी चीज़ हम लोग डिसीजन लेते हैं भविष्य के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी बनाना, अर्थात रणनीति। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रबंध के क्षेत्र में वैधानिक प्रबंध की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन इमर्सन ने, सेकंड गेंट ने, थर्ड फेयोल ने, फोर्थ टेलर ने। तो ये भी हमारा जो दिया हुआ है, पहला इमर्सन, दूसरा गेंट, तीसरा फेयोल, चौथा टेलर। ये वो डिफिनेशन है, तो ये किसने किया था, टेलर ने। तो हमारा हो जाएगा 10वें का फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नियोजन का केंद्र बिंदु होता है, नियोजन का केंद्र बिंदु होता है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य, सेकंड ऑप्शन है नीतियाँ, थर्ड है विधियाँ, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो नियोजन का जो केंद्र बिंदु होता है वो हमारा उद्देश्य होता है। तो 11वें का हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जब अधीनस्थ अनुशासनहीन हो गए हों तो निर्देशन की सबसे उपयुक्त तकनीक हो गई। पहला ऑप्शन प्रजातांत्रिक तकनीक, दूसरा तानाशाही तकनीक, थर्ड निर्बाध तकनीक, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, डेमोक्रेटिक टेक्निक। तो पहली बात तो डेमोक्रेटिक कोई टेक्निक नहीं होता है, यह एक मेथड होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन भी हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकंड डिस्कस करेंगे। थर्ड लिखा है फ्री रैंड टेक्निक। ये फ्री रैंड टेक्निक क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम आप लोग को बताए थे। फ्री रैंड टेक्निक का मतलब क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को पूरा छूट दे देता है कि आप अपने मन से इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्री रैंड टेक्निक में एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को कोई डिसीजन लेने के लिए प्रेशर नहीं करता है। थर्ड, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, तानाशाही तकनीक। तानाशाही तकनीक जो होता है ऑटोक्रेटिक टेक्निक या फ्री रैंड टेक्निक का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें एम्प्लॉयर जो बोलेगा वो एम्प्लॉय को मानना होगा, अर्थात एम्प्लॉय जो काम भी एम्प्लॉयर बोलेगा एम्प्लॉय को मानना होगा। मतलब उसके अंदर जितने लोग भी काम करते हैं उसको डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि डिसीजन लेने का अधिकार एम्प्लॉयर को होता है, मालिक को होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में भी यही बोला था कि अधीनस्थ अनुशासनहीन हो गए हो, माने एम्प्लॉय सही से काम ना कर रहे हो, तो कौन सा टेक्निक लगाना चाहिए, तो तानाशाही टेक्निक लगाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। तो इसको हम लोग टिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समन्वय के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है आंतरिक समन्वय, इंटरनल कोऑर्डिनेशन। दूसरा है स्वयं समन्वय माने सेल्फ कोऑर्डिनेशन। थर्ड है लंबवत समन्वय, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। फोर्थ है क्षैतिज समन्वय, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। तो क्या पूछा गया, समन्वय के प्रकार। आइए समझते हैं हम लोग। तो समन्वय के जो प्रकार होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। समन्वय के जो प्रकार होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, हमारे 2 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा इंटरनल होता है और दूसरा जो होता है वो हमारा एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया, इंटरनल हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा, एक्सटर्नल हो गया। पहला हमारा इंटरनल और दूसरा क्या हो गया, एक्सटर्नल। अब इंटरनल के भी 2 टाइप्स होते हैं हमारा, इंटरनल के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो ये सब जो होते हैं हमारे समन्वय के प्रकार होते हैं। तो देखिए समन्वय कितने तरह के होते हैं, 2 प्रकार के, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल के भी 2 टाइप्स हैं, पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे मिला लेते हैं हम लोग कि कौन सा नहीं है, वही हमारा विषम हो जाएगा। तो देखिए सेकंड ऑप्शन स्वयं समन्वय, तो 13 का क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। स्वयं समन्वय जो है वो समन्वय का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निर्देशन में सम्मिलित है।
डायरेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन 1 है ऑर्डर, तो ऑर्डर तो डायरेक्शन में इंक्लूड होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सुपरविजन, ये भी डायरेक्शन में इंक्लूड होता है। तीसरा हमारा है मार्गदर्शन अर्थात गाइडेंस, तो इसको भी डायरेक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, उपरोक्त सभी, अर्थात तीनों के तीनों आ रहे हैं, तो इसलिए 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ, अर्थात उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी नहीं वाला क्वेश्चन पूछता है तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो क्या पूछा गया, कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन, रेखा संगठन में निवेदन नीचे से ऊपर को प्रभावित होते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक सदस्यीय संगठन संभव है। थर्ड ऑप्शन है, अनौपचारिक संगठन प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, छोटे इकाइयों हेतु रेखीय संगठन सर्वोत्तम उपयुक्त होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। तो 15 का दूसरा, क्योंकि पूछा गया था सही नहीं है, तो एक सदस्यीय संगठन संभव है बोल रहा है, तो कोई भी ऐसा संगठन हो ही नहीं सकता जिसमें केवल एक ही सदस्य हो। संगठन का मतलब ही क्या होता है, जिसमें ढेर सारे लोग हों। तो यहाँ बोला गया एक सदस्य, तो एक सदस्य का कोई संगठन नहीं होता है। तो यही ऑप्शन हमारा है 15 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे, मौद्रिक नीति घोषित की जाती है। मौद्रिक नीति घोषित की जाती है, माने ये पूछा गया है मौद्रिक नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है। पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा। सेकंड ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति द्वारा। थर्ड ऑप्शन प्रधानमंत्री द्वारा। एंड फोर्थ ऑप्शन सेबी द्वारा। तो आप सभी को पता ही है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा। तो 16 क्या हो जाएगा हमारा, पहला, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस संगठन है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस संगठन है। पहला ऑप्शन कामगारों का, दूसरा व्यवसायों का, तीसरा उत्पादनकर्ताओं का, एंड फोर्थ है नेताओं का। तो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन जो है वो किसका संगठन होता है, तो पहला ऑप्शन है हमारा इसका, कामगारों का। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं कि यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस संगठन की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, हो सकते हैं चेंज करके थोड़ा सा पूछ सकता है। तो ये भी पूछ सकता है कि यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में। कब हुई थी, 1949 में। और किसके लिए हुई थी, कामगारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, नियामक वातावरण में सम्मिलित है। नियामक वातावरण में सम्मिलित है। पहला है मूलभूत अधिकार, दूसरा निधि, तीसरा पूंजी, चौथा समाज। तो नियामक वातावरण में क्या सम्मिलित है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला आंसर हो जाएगा मूलभूत अधिकार। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग, किसका भारत में औद्योगिक संबंध से नज़दीकी रिश्ता अर्थात जुड़ाव रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसका भारत में औद्योगिक संबंध से नज़दीकी रिश्ता रहा है। पहला ऑप्शन है बी कुरियन, सेकेंड गॉडगिल, थर्ड वीवी गिरी, फोर्थ विनोबा भावे। तो इसका आंसर है हमारा 19 का थर्ड, वीवी गिरी, अर्थात वीवी गिरी जी का संबंध रहा है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग, कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित मुख्य प्रावधान निहित है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित मुख्य प्रावधान निहित है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में, कारखाना अधिनियम 1948 में, औद्योगिक नियोजन स्टैंडिंग आदेश अधिनियम 1946 में, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 में। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग, विभेदात्मक मजदूरी निर्धारण में किस विधि का प्रयोग है। विभेदात्मक मजदूरी निर्धारण में किस विधि का प्रयोग है। मेरिट रेटिंग पहला, सेकंड हमारा है कार्य डिजाइन, थर्ड है कार्य मूल्यांकन, फोर्थ है कार्य विश्लेषण। तो इसका आंसर हमारा थर्ड है, अर्थात कार्य मूल्यांकन। 21 का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में औद्योगिक नीति प्रस्तावित
प्रस्ताव पारित हुआ था? भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये पूछा गया हमसे। पहला ऑप्शन है 1931 में, सेकंड ऑप्शन है 1947 में, थर्ड ऑप्शन है 1956 में एंड फोर्थ है 1999 में। तो बताइए कब हुआ था? तो ये हो जाएगा हमारा 1956 में। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 23। औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित है? पहला ऑप्शन रेलवे, दूसरा ऑप्शन कोयला, थर्ड ऑप्शन ऑटोमोबाइल्स एंड फोर्थ लोहा एवं इस्पात। ठीक है, तो कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित है? क्या पूछा गया हमसे? ध्यान दीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सा है हमारा? पहला ऑप्शन रेलवे डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारी उद्योग व्यूह रचना के महल नोबिस मॉडल की शुरुआत हुई। पहला ऑप्शन है प्रथम योजना में, सेकंड है द्वितीय योजना में, थर्ड है तृतीय योजना में, फोर्थ है चतुर्थ योजना में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा द्वितीय योजना में। तो आइए पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए पहला इसमें क्या लिखा है कि प्रथम योजना में, अर्थात फर्स्ट ईयर प्लान कब से कब तक हुआ, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर प्लान जो था वो हमारा कब से कब तक था? 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर जो प्लान था वो हमारा था 1956 से लेके 1961 तक एंड थर्ड ईयर जो प्लान था वो हमारा था 1961 से लेके 1966 तक एंड फोर्थ ईयर जो प्लान था वो हमारा 1969 से लेके 1974 तक था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट ईयर प्लान कब से कब तक था? तो 1951 से 56 तक, सेकेंड ईयर था 56 से लेकर 61 तक, थर्ड ईयर था 61 से लेकर 66 तक एंड फोर्थ ईयर प्लान जो था वो 1969 से लेकर 1974 तक था। ठीक है, इन सब के बारे में हम ये भी जानेंगे कि फर्स्ट ईयर प्लान में किसके ऊपर फोकस किया गया था। फर्स्ट ईयर प्लान में किसके ऊपर फोकस किया गया था? तो फर्स्ट ईयर प्लान में जो फोकस किया गया था वो प्राइमरी सेक्टर पर फोकस किया गया था। किस पर किया गया था? प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर। ठीक है, सेकेंड ईयर प्लान में जो था वो तो क्वेश्चन में ही पूछा गया हमसे, तो किस पर फोकस किया गया? क्वेश्चन में दिया हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, थर्ड ईयर प्लान में जो फोकस किया गया था वो डिफेंस इंडस्ट्री पे किया गया था एंड फोर्थ ईयर प्लान में जो था उसके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और दूसरा उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की स्थिति। तो क्वेश्चन कभी भी चेंज होकर आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर प्लान कब से कब तक था? 1951 से 56 तक, जिसका मेन फोकस क्या था? एग्रीकल्चर। सेकेंड ईयर प्लान कब था? 1956 से 61 तक, इसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अर्थात पब्लिक सेक्टर का विकास करना। थर्ड ईयर था 1961 से 1966 तक, इसका मेन फोकस क्या था? डिफेंस इंडस्ट्री एंड फोर्थ में क्या था? 1969 से 1974 तक, इसके दो उद्देश्य थे स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता के साथ स्थिति। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में संसद ने विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम अर्थात फेमा को किस वर्ष में गृहीत किया? पहला ऑप्शन 1996, दूसरा 1997, थर्ड 1998 एंड फोर्थ 1999। ठीक है, तो 25 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो फोर्थ ऑप्शन है, 1999 में किया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम लोग। साफ्टा संबंधित है, साफ्टा जो है वो किससे संबंधित है? ये पूछ रहा है। सार्क से, IBRD से, IMF से, IFC से। तो साफ्टा जो है वो संबंधित है, पहला ऑप्शन इसका है सार्क से। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। पूर्ण लाभदायकता में व्यापार सिद्धांत को विकसित किया है? पहला हैबलर ने, सेकंड डेविड रिकार्डो ने, थर्ड एडम स्मिथ ने, फोर्थ अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, तो
27 का जो हमारा हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, जब प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है तो जनसंख्या है। पहला ऑप्शन अधो जनसंख्या, सेकंड अधि जनसंख्या, थर्ड उत्तम जनसंख्या, फोर्थ स्थिर जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम कब होगा? जब हमारी जनसंख्या कैसा होगा? उत्तम। कैसा होगा? उत्तम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखेंगे। 29 क्या कहता है? गोल्डन रिवॉल्यूशन निम्न में से किस कृषि उत्पाद के विकास से संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन निम्न में से किस कृषि उत्पाद के विकास से संबंधित है? पहला ऑप्शन है तिलहन, दूसरा है दलहन, तीसरा है बागवानी, फोर्थ है चारा। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है? तिलहन से। तो तिलहन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। नंबर 30, SDRH। SDR है एक दायित्व, एक कागजी स्वर्ण, एक संपत्ति, एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक इकाई। तो पहले हम लोग समझते हैं कि SDR का पूरा नाम क्या होता है। ये जो दिया है हमारा SDR, तो इसका मतलब क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। SDR का मतलब क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट। तो राइट का मतलब ही क्या होता है? राइट हमें कब मिलता है? जो हमारी एसेट्स होती है। राइट कब मिलती है? जब हमारी वो एसेट्स होती है। तो 30 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, अर्थात एक संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है? निर्देश की एकता का उल्लंघन होता है। पहला ऑप्शन रेखा संगठन में, रेखा व कर्मचारी संगठन में, तीसरा क्रियात्मक संगठन में, फोर्थ सोपानिक संगठन में। तो बताइए किस में होता है? तो तीसरा क्रियात्मक संगठन में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रतिपादन FW टेलर ने किया है? FW टेलर ने किया है। पहला ऑप्शन है समिति संगठन, सेकंड है क्रियात्मक संगठन, थर्ड है रेखा व कर्मचारी संगठन, फोर्थ है रेखा संगठन। तो FW टेलर ने किसका किया है? क्रियात्मक संगठन। तो 32 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे सोपानिक संगठन के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन रेखा संगठन, दूसरा कर्मचारी संगठन, थर्ड है क्रियात्मक संगठन एंड फोर्थ परियोजना संगठन। तो सोपानिक संगठन का दूसरा नाम क्या है? रेखा संगठन, अर्थात 33 का पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसका उद्गम सैन्य संगठन की जड़ों से जुड़ा हुआ है? सैन्य संगठन की जड़ों से। ठीक है, पहला ऑप्शन है कर्मचारी संगठन, सेकंड ऑप्शन है क्रियात्मक संगठन, थर्ड रेखा संगठन, फोर्थ परियोजना संगठन। तो सैन्य संगठन किससे जुड़ा है बताइए? ऑप्शन नंबर 3 रेखा संगठन से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। निम्नलिखित में से कौन रेखा और कर्मचारी संगठन की विशेषता नहीं है? रेखा और कर्मचारी संगठन की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन संघर्ष, दूसरा विशेष सलाह, तीसरा समरसत्ता एंड फोर्थ अधिकार और दायित्व का लंबवत प्रभाव। तो 35 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, अर्थात कौन सा संगठन विशेषता नहीं है? समरसत्ता। क्वेश्चन नंबर 36। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के निदेशक मंडल का चयन किया जाता है कर्मचारी द्वारा, सामान्य जनता द्वारा, सरकार द्वारा, अंशधारी द्वारा। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का जो मालिक होता है वो हमारा कौन होता है? अंशधारी, जिसको हम लोग इंग्लिश में शेयर होल्डर कहते हैं। तो जो मालिक होगा वही क्या करेगा? चयन करेगा। तो अंशधारी मालिक होता है, इसलिए इसका चयन भी कौन करेगा? अंशधारी करेगा। क्वेश्चन नंबर 37। एक साझेदार का दायित्व। साझेदार का दायित्व कैसा होता है? पहला ऑप्शन है असीमित होता है, सेकंड ऑप्शन है लाभ में उसके अंश की सीमा तक सीमित होता है, थर्ड है उसकी पूंजी की सीमा तक सीमित होता है, फोर्थ है उसके हानि के अंश तक सीमित होता है। तो एक साझेदार का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, यह इसकी सबसे बड़ी हानि भी थी। इस वजह से साझेदारों को समाप्त करके धीरे धीरे क्या लाया गया? कंपनी का निर्माण किया गया। साझेदारी अभी भी चलता है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी डीमेरिट थी वो यही था कि इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन हमारा क्या हो गया? पहला, असीमित। क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38, यदि एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया हो तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल साझेदारी का विघटन हो जाता है। सेकंड ऑप्शन, साझेदारी संविदा का विघटन हो जाता है। थर्ड ऑप्शन, दिवालिया साझेदार स्वचालित रूप से व्यवसाय से बाहर हो जाता है। फोर्थ, साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। तो साझेदारी का मतलब ही क्या होता है? जहाँ पे कम से कम 2 लोग हो, और यहाँ क्या लिखा है कि एक को छोड़कर सब दिवालिया हो जाए। यहाँ क्या लिखता है देखिए, एक को छोड़कर सब दिवालिया हो जाए। तो जब एक ही रहेगा तो फर्म ही नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, साझेदारी फर्म का विघटन हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, यहाँ पे एक ही है, एक को छोड़कर सब दिवालिया हो जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पूरे फर्म का विघटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी का निर्माण हो सकता है केवल एक व्यक्ति से भी, 2 से कम व्यक्ति से नहीं, कम से कम 7 व्यक्तियों से, कम से कम 50 व्यक्तियों से। देखिए, जब हमारा कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था तो उस समय एक व्यक्ति से कोई भी कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता था। लेकिन ये जब कंपनी एक्ट 2013 आया है तो इसमें क्या बताया गया कि एक कंपनी का निर्माण एक व्यक्ति से भी हो सकता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति से जो कंपनी का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपीसी। क्या कहते हैं? ओपीसी, माने 1 पर्सन कंपनी। तो किसी भी कंपनी का निर्माण करने के लिए एक व्यक्ति भी रहेगा तो भी ओपीसी का निर्माण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखेंगे, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक निजी कंपनी के सदस्यों की संख्या की सीमा है। ठीक है, पहला ऑप्शन 50, दूसरा ऑप्शन 100, तीसरा ऑप्शन 200, चौथा असीमित। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछा है? निजी कंपनी के, क्या पूछा है? निजी कंपनी के जो सदस्यों की सीमा होती है। ठीक है, इसकी जो लिमिट है तो वो कितनी है? तो इसकी जो लिमिट है वो 200 है, अर्थात 40 का 3। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम लोग, एक उद्योग में किसी वस्तु के उत्पादन के ऊपरी क्रम में संयोजित होने वाली इकाइयों का संयोजन। पहला ऑप्शन, अग्रगामी लंबवत संयोजन होता है, पश्चिमगामी लंबवत संयोजन होता है। थर्ड ऑप्शन, अग्रगामी पार्श्व संयोजन होता है। फोर्थ, अग्रगामी विकर्णीय संयोजन होता है। तो 41 का हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, अर्थात अग्रगामी लंबवत संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 42, जब कुछ निर्माणी कंपनियां किसी ऐसी कंपनी के साथ संयोजित होती है जो कि एक मुख्य उत्पाद के उत्पादन में ऐसे संयोजित होने वाली इकाइयों के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रही हों, तो ऐसा संयोजन क्या होता है? तो ऐसा संयोजन को हम क्या कहते हैं? केंद्राभिमुख पार्श्व संयोजन, अर्थात इसका जो है पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, केंद्राभिमुख पार्श्व संयोजन। क्वेश्चन नंबर 43, कार्टेल किस पर नियंत्रण करने का उद्देश्य बनाया जाता है? क्या पूछा गया? कार्टेल किस पर नियंत्रण करने के उद्देश्य बनाया जाता है? पहला है बिचौलियों पर, सटोरियों पर, सेवा प्रदाताओं पर, विक्रय पर। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कार्टेल होता क्या है। तो कार्टेल का मतलब समझिएगा, कार्टेल का मतलब होता है कि कुछ विक्रेता जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर वो लोग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि हमें गुड्स कितने में बेचना है, अर्थात जिससे हमारा नुकसान ना हो पाए, बल्कि प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा करके बेचें जिसके वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ, विक्रय पर। अर्थात कार्टेल का मतलब ये होता है कि कई सारे विक्रेता अपने कंपटीटर आपस में मिल जाते हैं और कंपटीशन को कम करके कस्टमर को एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं जिसके नीचे माल नहीं बेचेंगे, अर्थात उस प्राइस पे माल बेचते हैं, जिससे क्या होता है? सेलर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेल। तो किसके लिए होता है? विक्रय पर, अर्थात विक्रेताओं के लिए होता है। तो 43 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विषम है? पहला ऑप्शन एसीसी, दूसरा कोल इंडिया, तीसरा सेल, चौथा सेबी। तो विषम जब भी बोलेगा इसका मतलब क्या है कि वो अलग है। तो पहला एसीसी, कोल इंडिया, सेल और सेबी, तो अलग कौन सा है? सेबी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन फेडरेशन का स्वरूप है? कौन फेडरेशन का स्वरूप है? पहला ऑप्शन पूल, दूसरा सूत्रधारी कंपनी, तीसरा व्यापार संघ, चौथा संविलियन। ठीक है, तो फेडरेशन का स्वरूप कौन सा होता है? संविलियन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मर्जर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46,
नरसिम्हन समिति संबंधित थी? पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षा सुधार से, दूसरा है कर संरचना सुधार से, तीसरा है बैंकिंग संरचना सुधार से, फोर्थ है स्वास्थ्य सुविधा सुधार से। ठीक है, तो नरसिम्हन समिति की जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। तो आइए हम लोग समझते हैं कि नरसिम्हन समिति कब बना था, इसकी स्थापना कब हुई थी या किस लिए बनाया गया था, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखता है समझिएगा ध्यान से नरसिम्हन समिति के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में नरसिम्हन समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, किस सन में हुई थी? 1991 में, ध्यान समझिएगा, 1991 में हुआ था। 1991 के जून के महीने में हुआ था। ठीक है, 1991 के जून के महीने में हुआ था। किस लिए हुआ था? आर्थिक संकट जब हुआ था तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, भारत में मौद्रिक नीति का निर्गमन कौन सी संस्था करती है? पहला ऑप्शन संसद, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक, चौथा वित्त मंत्रालय। क्या पूछा गया? मौद्रिक नीति का निर्गमन। मौद्रिक नीति मतलब समझते हैं, मुद्रा अर्थात नोट निर्गमन कौन करता है? तो सभी को पता है, आरबीआई करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से अच्छी मुद्रा का कौन सा लक्षण है? एक अच्छी मुद्रा में कौन से गुण होने चाहिए, यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को बहुत मात्रा में उपलब्धता, दूसरा चमकदार एवं स्वच्छ सिक्के, प्रत्येक को स्वीकार्य, फोर्थ है नस्वर। तो एक अच्छी मुद्रा का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो क्या होता है? एक्सेप्टेबल बाय एवरीबॉडी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार्य होना चाहिए। तो 48 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वाणिज्यिक बैंक का निम्नांकित में से कौन सा कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन ऋण हेतु सुरक्षा का आश्वासन, दूसरा क्रेडिट कार्ड का निर्गमन एवं प्रक्रिया, तीसरा विदेशी विनिमय में लेन देन, चौथा मौद्रिक नीति का नियंत्रण। तो अभी हम लोग देखे हैं कि मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। और ये पूछ रहा है वाणिज्यिक बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, मौद्रिक नीति का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 50,